नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज जो हम लोग भारत के संविधान में जो संवैधानिक संस्थाएं पढ़ चुके थे, उन संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने के बाद हम लोग सांविधिक संस्थाएं पढ़ रहे थे। उन सांविधिक संस्थान में हम लोग दो पढ़ा थे, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का अभी जो वर्तमान स्वरूप है, उसका गठन उसी रूप में नहीं हुआ था, बल्कि उसका गठन एक दूसरे रूप में हुआ। बाद में धीरे धीरे प्रोसेस के बाद वो आज वो वर्तमान स्वरूप को पाया है। तो इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आज हम लोग आएंगे। सबसे पहला था कि भारत सरकार जो है 1962 में 1962 में जो है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने हेतु सुझाव देने के लिए है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए भारत सरकार जो है 1962 में भ्रष्टाचार पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने तो सुझाव देने के लिए एक समिति बनी थी, संथानम समिति। ठीक है ना, ठीक है। तो 1962 में संथानम समिति का गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था कि आप भ्रष्टाचार पर कैसे कंट्रोल करें, इस संदर्भ में सुझाव दें। तो संथानम समिति के सुझाव पर, इसी समिति के सुझाव पर, अनुशंसा पर, है ना, संथानम समिति के अनुशंसा पर ही जो है 1962 में केंद्र सरकार जो है ना प्रस्ताव पारित कर है ना केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, ठीक है। तो प्रश्न ये बनता है पहला चीज कि संथानम समिति का जो बनाया था किस उद्देश्य से, तो भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव देने के लिए, है ना। तो भ्रष्टाचार निवारण हेतु सुझाव देने के लिए 1962 में संथानम समिति बनाई भारत सरकार ने, और संथानम समिति ने ही रिकमेंड किया, अनुशंसा किया कि यदि आप सच में भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए एक आयोग बनाए, और वही आयोग जो है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करेगा और अपना रिपोर्ट देगा। इसलिए भारत सरकार जो है संथानम समिति की अनुशंसा को एक्सेप्ट करते हुए 1964 में जो है एक प्रस्ताव पारित किया, है ना, अपनी मंत्रिमंडल में, और उसी प्रस्ताव के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। हम लोग बताए हैं कि जब किसी संगठन का स्थापना जो है न तो भारत के संविधान में है और न ही संसद विधि बनाकर किया, बल्कि केंद्र की जो कैबिनेट है प्रस्ताव पारित करके किया, तो वो जो संगठन होता है न तो संवैधानिक न ही सांविधिक बल्कि संविधानेतर होता है। तब जब 1964 में, है ना, 1964 में जब केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, तो इस संस्था की प्रकृति कैसी थी, संविधानेतर की, संवैधानेतर, है ना, संविधान अर्थात न तो ये सांविधिक संस्था न ही संवैधानिक है। परंतु जब लगातार केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यशीलता बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए इसको और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता हुई, तब
भारत सरकार ने यह महसूस की कि उसको एक विधिक रूप दिया जाना चाहिए। इसीलिए 2003 में जो है 2003 में, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। तो 2003 में संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पारित किए, राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर किए, बाद में एक्ट बन गया केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, और इसी अधिनियम के द्वारा इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। सांविधिक दर्जा 2003 में, ठीक है। तो 2003 के पहले यदि गठन की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन तो 1964 में हो चुका था, संथानम समिति की अनुशंसा पर। गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना मुख्य उद्देश्य था, लेकिन वो एक संविधानेतर संस्था था। बाद में 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक आयोग का दर्जा दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका, संस्था का? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करना। किस प्रकार जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको कंट्रोल कर सके, भ्रष्टाचार को दूर कर सके, भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति को सजा दिला सके, यही सारे उद्देश्य के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है एक बहुसदस्यीय निकाय है, ये भी जिस प्रकार अन्य संगठन बहुसदस्यीय, भी बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है मतलब एक जो होंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और दो तो होंगे सतर्कता आयुक्त होंगे। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति जो होंगे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन एक समिति है, उस समिति के अनुशंसा पर करे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन उस भी एक समिति के अनुशंसा पर। ठीक उसी प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन एक 3 सदस्यीय समिति है, 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर होता है। इसी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयुक्त नियुक्ति करते हैं। इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। और जो सदस्य के रूप में 2 सदस्य होंगे, तो एक तो केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, और दूसरा होते हैं लोकसभा में विपक्ष नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक, तो यही 3 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। अब इनका कार्यकाल क्या होगा? देखिए, कार्यकाल बोलता है कि चाहे वो
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है एवं अन्य सतर्कता आयुक्त है, उनकी जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो पहले हो, इनमें जो पहले हो, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल है ना 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। कार्यकाल की समाप्ति के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व यदि वो त्यागपत्र देना चाहें तो दे सकते हैं। किनको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक, कार्यकाल तो है कि आपको 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें जो पहले हो, लेकिन यदि चाहते हैं तो कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। एक और है कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो है, कार्यकाल की समाप्ति के बाद ना वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते है ना। कार्यकाल की समाप्ति के बाद वो भारत सरकार ना या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल समाप्त हो गया 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, उसके बाद वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। चाहे तो कार्यकाल समाप्ति के पहले त्यागपत्र भी दे सकते। त्यागपत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अब इनको हटाने का जो अधिकार वो भी राष्ट्रपति के पास है। हटाने का जो अधिकार है, शक्ति है, वो भी राष्ट्रपति पास है, राष्ट्रपति पास है। लेकिन ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते, इसके लिए प्रक्रिया है। कहता है कि यदि मुख्य जो केंद्रीय सतर्कता आयोग या अन्य सतर्कता आयोग पर अक्षमता या दुराचरण का आरोप लगता हो, है ना, अक्षमता या दुराचरण का आरोप, यदि इन पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयोग पर अक्षमता या दुराचरण का आरोप लगता हो तो इसकी जांच जो है राष्ट्रपति द्वारा इसकी जांच किसको? सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा, है ना। और यदि सुप्रीम कोर्ट जांच में सही पाता है तब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगी कि इन पर जो आरोप लगा वो सही है, और उनकी अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति उनको पद से पद मुक्त कर देगा, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट जांच में आरोप सही पाता है तब वो अनुशंसा करेगा, और इसी अनुशंसा पर इन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा देगा, नहीं। इसलिए ताकि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य सतर्कता आयुक्त स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से काम करे, इसे इनको एक स्वतंत्रता दी गई है ना, कि यदि इन पर आरोप लगता है चाहे दुराचरण का या अक्षमता का, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी,
जांच में यदि आरोप सही पाता है तब ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे कि यह आरोप सही है और उसके बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। अब देखिए इनका जो वेतन भत्ता है, वेतन भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें जो होगा, अन्य सेवा, इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगा। ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं उनकी वेतन भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें जो का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो वेतन भत्ता एवं अन्य जो सेवा शर्तें होता है वो संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होगा, अध्यक्ष के समान, ठीक है। और जो अन्य जो सतर्कता आयुक्त हैं इनका जो वेतन भत्ता में अन्य सेवा शर्तें हो गए वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य समान, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान होते हैं, ठीक है। एक ये भी कहा गया है कि नियुक्ति के बाद, एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति के बाद उनकी वेतन भत्ता एवं अन्य सेवा शर्त में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, होता है। नियुक्ति के पश्चात जो है अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता ना, लाभकारी हो सकता है लेकिन अलाभकारी जिसमें उनको लॉसेस हो वो चीज नहीं होता है ना। अब देखिए इनका कार्य क्या है, देखिए चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन ही किया गया था कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए, इसलिए जब इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है तो कार्य भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण ही होगा। इसका उद्देश्य कार्य था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी ना, जिसमें बोलता है अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा ग्रुप ए, है ना, ग्रुप ए, ताकि यदि भारत सरकार के जो कर्मचारी जिसमें अखिल भारतीय सेवा हो या ग्रुप ए के जो केंद्रीय सेवा है उन पर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज होता हो, इस एक्ट के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज होता है तो उसकी जांच करता है ना। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी है ना के द्वारा
कोई अपराध क्या कहता है, लीगल अपराध, भ्रष्टाचार क्या कहता है, तब इसकी जांच करना। सिंपली सोच लीजिए कि यदि अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं या केंद्रीय सेवा जो ग्रुप ए के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किया जाता है तो उस भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा, मेजर वर्क। दूसरा जो मेजर वर्क था कि जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करना, है ना। तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के जो कार्य है उसकी समीक्षा करती है, उसका काम का निगरानी करने का काम केंद्रीय सतर्कता आयोग काम करता है। ठीक है। अब जब केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है तो उस दौरान उसे जो है दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। और इस दौरान वो केंद्र सरकार या उसके किसी प्राधिकारी ना प्राधिकारी से पूछताछ कर सकता है ना, पूछताछ कर सकता है ना, या रिपोर्ट मांग सकता है, मांग सकता है। क्योंकि उनको दीवानी न्यायालय शक्ति प्राप्त हो, पूछताछ कर सकते हैं, बुला सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। ये जो आयोग है अपना रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट है वार्षिक रिपोर्ट को देगा, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदन के पटल पर रखवाते हैं ना, कि संसद के दोनों सदन के पटल पर रखवाते हैं। यदि सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किए गए अनुशंसा को अस्वीकृत करते हैं तो उसको कारण बताना होता है ना, अभिलिखित बताना होता है। तो ये सारा जो था आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है। इससे ये भी प्रश्न टाइम टू टाइम 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी मेंस में भी आ सकते हैं, कभी प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे है ना, केंद्रीय सूचना आयोग देखेंगे, इसके बाद राज्य सूचना आयोग देखेंगे, है ना, और 1-2 टॉपिक और बच जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भारत के संविधान में और भी सारे चीज उसको पढ़ेंगे, है ना। हम लोग भारत में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया पढ़े, टाइम टू टाइम पर डे थोड़ा बहुत हम लोग 1-2, क्योंकि 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं और उन्हीं 100 में से 25 से 30 जो संविधान संशोधन है वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम से पूछ लेते। जैसे हम लोग 1-2 पढ़े भी थे, वो 65वां, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या बोलते हैं कि आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था, है ना। 89वां द्वारा बोला गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भाग में बांटा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एक आर्टिकल 338A आया। तो इसी प्रकार हम लोग पर डे थोड़ा बहुत संविधान संशोधन पढ़ते जाएंगे ताकि आप जो भी 30-35 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के दृष्टिकोण से वो सारा चीज समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।